स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की खुलेआम हत्या के बाद प्रयागराज पुलिस सवालों के घेरे में है। 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में 3 हत्यारों ने जितनी आसानी से वारदात को अंजाम दिया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी है। तीनों शूटर मोहरे थे या असल मास्टरमाइंड? उन्हें विदेशी पिस्टल कैसे मिली? कहां पर इन्हें चलाने की ट्रेनिंग दी गई? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि पुलिस हिरासत में अतीक के खुलासे से कई सफेद पोशों की नींद उड़ गई थी। क्या इन लोगों ने अतीक को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी? पूरे मामले की तहकीकात करती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अतीक अशरफ का मर्डर किसका ऑर्डर? माफिया ब्रदर्स का काम तमाम किसका था फरमान? क्या किसी गैंग ने तीनों बदमाशों को दी सुपारी? पुलिस के सामने अतीक के खुलासे से किसकी उड़ी थी नींद? अशरफ को कैसे था अपनी हत्या का अंदेशा? मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। आखिर अतीक अशरफ की मौत का क्या है सच? माफिया अतीक अहमद और अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं। उन्हें सरेआम मीडिया की मौजूदगी में और पुलिस की टीम के सामने ढेर करने वाले तीनों हत्यारे जेल पहुंच चुके हैं। यूपी सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन हर पल हत्या की मिस्ट्री उलझती जा रही है। तीनों शूटर केवल मोहरे थे या असल मास्टरमाइंड? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पहली बार कोर्ट में पेशी के लिए लाए जाने के दौरान अशरफ के बयान ने इस मिस्ट्री को और उलझा दिया है। अशरफ ने कहा था कि उसकी 2 हफ्ते के अंदर हत्या हो सकती है और आखिरकार वही हुआ। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है? नहीं, पूरी बात नहीं बता सकता मैं। अधिकारी ने क्या कहा? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या है होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है और क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। सवाल है कि आखिर अशरफ को किस अफसर ने धमकी दी कि उसे 2 हफ्ते बाद फिर लाया जाएगा और इसी बहाने निपटा दिया जाएगा? क्या अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग 28 मार्च के पहले रच दी गई थी? अशरफ किस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी के सीएम योगी को भेजने की बात कर रहा था? क्या वो चिट्ठी भेज चुका था? इन सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। हत्या के बाद ऑन स्पॉट पकड़े गए लवलेश तिवारी, सनी उर्फ मोहित और अरुण ने पुलिस के सामने दावा किया कि वो बड़ा अपराधी बनना चाहते थे, इसीलिए अतीक और अशरफ को खत्म किया। लेकिन क्या तीनों सच बोल रहे हैं या बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश चल रही है? जिस पेशेवर अंदाज में अतीक अशरफ मर्डर को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए उनके दलील किसी के गले नहीं उतर रही। सामने का गेट है, कैमरामैन जहान को बोलूंगा जरा गेट को दिखाएं। इस गेट से आसानी से बड़े ट्रक निकल सकते हैं कॉलोनी हॉस्पिटल में। तो सवाल ये उठता है कि अगर ट्रक निकल सकता है, बड़ी गाड़ियां निकल सकती हैं, जेल वैन्स की कोई बड़ी गाड़ी होती है वो निकल सकती है, तो आपने अतीक और अशरफ जैसे हाई प्रोफाइल
सेंसिटिव कैदी को, जो मौके पर मौजूद थे, पुलिस अभिरक्षा में थे, उनको आपने सड़क पे क्यों उतारा? और सड़क पे उतारने के बाद जब पुलिस के लोग अंदर लेके जा रहे होते हैं, उनका भी जो ध्यान होता है वो मीडिया की तरफ ज्यादा होता है, सुरक्षा पे ध्यान कम होता है। यही वजह है कि अतीक और अशरफ जो लगातार बोल रहे थे कि अधिकारी ने बोला है कि तुमको जेल से निकालेंगे और यहाँ पे लाके मारेंगे, तो कहना गलत नहीं होगा कि उनकी बात सच साबित हुई। हालांकि मारा यहाँ पर शूटर्स ने है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शूटर्स को किसी ने ऐसा कोई आदेश दिया था, या फिर शूटर्स ने पूरी जो जिम्मेदारी निभाई है वो सिर्फ उसी स्टेटमेंट पर निभाई है कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे। इसलिए सवाल तो पुलिस की कार्यशैली पर निश्चित उठेंगे। सवाल नंबर 1, मर्डर की साजिश क्यों? तीनों शूटर अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। अतीक अहमद पर पहली गोली चलाने वाले लवलेश तिवारी यूपी के बांदा का निवासी है। सनी उर्फ मोहित हमीरपुर का है, जबकि अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। अपराध की दुनिया में कदम रख रहे 20 से 25 साल के अपराधी ने हाई प्रोफाइल माफिया को मारने का खतरा क्यों उठाएंगे, वो भी पुलिस कस्टडी में? सवाल नंबर 2, कहां से आई जिगाना पिस्टल? तीनों बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आखिर इनके पास जिगाना जैसी महंगी पिस्टल कैसे आ गई? मेड इन तुर्की जिगाना पिस्टल की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसके एक कारतूस की कीमत 250 रुपए है। ये पिस्टल इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि कई देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भारत में जिगाना पिस्टल प्रतिबंधित है। आखिर इन शूटरों के पास ये पिस्टल कैसे पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस पिस्टल को भारत में पाकिस्तान से अवैध रूप से लाया जाता है। सवाल है कि आखिर तीनों को ये हथियार किसने मुहैया कराए? सवाल नंबर 3, किसने दी हथियारों को ट्रेनिंग? अतीक और अशरफ को जिस अंदाज में गोली मारी गई वो रोंगटे खड़े करने वाला था। तीनों शूटर मीडिया कर्मी बनकर आए और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। 1 मिनट के अंदर 18 राउंड गोलियां झोंकी। यह बिना ट्रेनिंग के मुमकिन नहीं था। सवाल उठता है कि उन्हें हाईटेक हथियार चलाने की ट्रेनिंग किसने दी? जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक बार में 15 गोलियां लोड होती हैं। एक बार बस ट्रिगर पर उंगली रखने भर की देर है कि पूरी मैगजीन खाली की जा सकती है। बिना ट्रेनिंग फुल प्रूफ तरीके से वारदात को अंजाम देना मुमकिन नहीं लग रहा। सवाल नंबर 4, शूटर्स को किसने दिया इनपुट? अभी तक की जांच में सामने आया है कि तीनों शूटर्स 12 अप्रैल को प्रयागराज पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन के पास लॉज में रुके। 14 अप्रैल की रात जब पुलिस हथियार बरामद करने के लिए अतीक और अशरफ को कौशाम्बी ले गई तो तीनों ने उनका पीछा किया। अस्पताल तक आए, लेकिन भीड़ के कारण अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाए। 15 अप्रैल की रात को 8 बजे फिर खबर मिली कि अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। तीनों मीडिया कर्मी बनकर बाइक से पहुंच गए और फिर आसानी से अतीक और अशरफ को गोलियों से भून डाला। सवाल है कि आखिर अतीक और अशरफ के बारे में पल पल का अपडेट कौन दे रहा था? सवाल नंबर 5, शूटरों का मददगार लोकल लीडर कौन? प्रयागराज में तीनों शूटरों की मदद करने में एक लोकल लीडर का नाम आ रहा है। इस लीडर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने लॉज बुक करने में इनकी मदद की थी। क्या इस नेता को इन शूटरों के इरादे और प्लानिंग के बारे में जानकारी नहीं थी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर इस लोकल लीडर ने शूटरों की मदद की तो वो लीडर कौन है, इसकी जांच चल रही है। अतीक अहमद और साथ ही अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले शूटर्स प्रॉपर इस इलाके की रेकी कर चुके थे। वो पिछले कई दिनों से अतीक और अशरफ के पीछे थे, मौका ढूंढ रहे थे और इस वक्त वो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के पास के इन्हीं जितना जो लॉज का इलाका है, यहां पर किसी लॉज में रुके थे। बाकायदा लॉज में रुक के उन्होंने प्लानिंग की थी, अपने हथियारों को रखा था और पुलिस को उस लॉज के बारे में जानकारी मिल गई है। पुलिस ने वहां से सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा लिया है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हालांकि वो कौन सा लॉज है उस बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसका मतलब विशाल कि अचानक से अतीक और अशरफ की हत्या नहीं हुई है। ये पहले से जो रेलवे स्टेशन के पास के लॉज हैं यहां पर रुके थे, रुकने के बाद प्लानिंग की, अपने हथियार रखे और मौका ढूंढा। अपने साथ ये पत्रकारिता का सारा सामान रखते थे, माइक आईडी, कैमरा, आई कार्ड, लेकिन हथियार भी रखते थे।
हथियार रखते थे और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रयागराज के जिस समय रेलवे स्टेशन के पास के जो होटल का इलाका है, लॉज का इलाका है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि 12 तारीख को यानी कि 12 अप्रैल को शूटर्स तीनों यहाँ पर आ गए थे। 12 तारीख को कमरे में उन्होंने रुका था और बताया ये जाता है कि एक कोई लोकल ऐसा लीडर है जिन्होंने पूरी तरीके से इनकी मदद की थी और मदद करने के बाद जो होटल लॉज मिला था उनको, उसको लेने में भी अपना रेफरेंस यूज़ किया था। यानी कि तैयारी पूरी थी। 12 तारीख को शूटर्स पहुंच गए थे। इन्हीं लॉज में बैठ करके पूरी प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से मारना है, कैसे एलिमिनेशन करना है और किस तरीके से इस पूरे एग्जीक्यूशन को विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी सपोर्ट और किसी के करना है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के शूटर्स आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर में 5 लोगों का नाम का जिक्र है। 3 लोग सामने आ चुके हैं, ये तीनों शूटर्स हैं, 2 अज्ञात हैं। सवाल नंबर 6, सफेद पोशों ने हत्या की सुपारी दी। पुलिस की जांच के रडार में केवल एक ही नेता नहीं है, कई प्रभावशाली लोग हैं। कहा जा रहा है कि अतीक ने पुलिस के सामने कई सफेद पोश लोगों के नाम लिए थे। पुलिस ने अतीक और अशरफ से जब पूछताछ शुरू की तो उन्होंने कई नेताओं और अफसरों के नाम लिए, जिनमें रियल एस्टेट से जुड़े कई बिल्डर और राजनीतिक रसूख वाले होटल कारोबारी और कार शोरूम मालिक शामिल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए इन सफेद पोशों ने अतीक और अशरफ को हटाने की प्लानिंग की। सवाल नंबर 7, आईएसआई ने अतीक को रास्ते से हटाया। प्रयागराज पुलिस की एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि अतीक ने कबूल किया कि उसके लश्कर और आईएसआई से संबंध थे। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई होती थी और वो इसी रूट से हथियार मंगाता था। पुलिस अतीक और आईएसआई के लिंक की जांच करने वाली थी कि अचानक मर्डर हो गया। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना राज बेनकाब होने के डर से आईएसआई ने अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया। सवाल नंबर 8, मर्डर का सुंदर भाटी कनेक्शन। पुलिस की जांच में अब पश्चिम यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि तीनों शूटरों में से एक सनी उर्फ मोहित जब हमीरपुर जेल में बंद था तो सुंदर भाटी का करीबी हो गया था। बाद में वो इस गैंग का शार्प शूटर बन गया। पुलिस को शक है कि शूटरों की हत्या में इस्तेमाल जिगाना पिस्टल सुंदर भाटी ने मुहैया कराई थी। तो क्या इस पूरी वारदात की सुंदर भाटी गैंग ने साजिश रची? सनी, अरुण और लवलेश का रोल केवल भाड़े के शूटर तक सीमित था। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हथियार जो इनके पास से मिले हैं वो इन तक कहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि वो तो इस तरीके के हथियार हैं, बहुत महंगे हैं और पाकिस्तान के जरिए, ड्रोन के जरिए वो भारत में भेजे जाते हैं। जीवाना मेड पिस्टल्स हैं जो कि टर्की से यहाँ पर आती हैं, लेकिन कभी भी लीगल तरीके से ये हथियार इंडिया में नहीं आ सकते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के माध्यम से बाकायदा ड्रोन के जरिए जो आतंकी संगठन हैं या जो लोकल गैंगस्टर हैं पंजाब के, वो इन हथियारों को ड्रोन के माध्यम से पंजाब के इलाकों में गिरवाते हैं। और जैसा कि रिमांड कॉपी में जिक्र था, आईएसआई लिंक था, खालिस्तान लिंक था, इसके अलावा जो बाकी टेरर ग्रुप्स हैं जिसमें लश्कर तैयबा का भी नाम था, उससे साथ एसोसिएट किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स सीमा पार से इंडिया आते हैं, जिनकी एक हथियार की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को ये हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी बड़े ऐसे आपराधिक संगठन के साथ इन तीनों शूटर्स का नाम नहीं आया है सिवाय सुंदर भाटी के। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक सुंदर भाटी से थोड़ी जान पहचान, या बाद में जिसके बारे में ये भी बताया गया कि सुंदर भाटी के साथ भी इन शूटर्स के जो रिलेशन थे, जिसमें से एक का रिलेशन था वो खराब हो गया था। तो विदाउट एनी बड़ी सपोर्ट इस तरीके की बड़ी वारदात को कर देना, आकर के गोली चला देना और इससे पहले किसी हत्या में इन तीनों शूटर का नाम आना, ये साबित करता है भाई कि जो साजिश है वो बड़ी है। जाहिर है अभी पुलिस के सामने केवल सवाल ही सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। ये जवाब मिले बगैर माफिया ब्रदर्स की मर्डर की गुत्थी नहीं सुलझेगी। विशाल प्रताप सिंह के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, प्रयागराज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।